जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2D बहुत ही शानदार तरीके से, जो कि हम आपको बताएंगे। मतलब कि शानदार का मतलब ये दोस्तों कि आप लोगों को जो समस्या आती है ना कि मैं फ़ॉर्मूला भूल जाता हूँ यार, कि फ़ॉर्मूला कैसे याद रखें, कभी कभी एकदम क्वेश्चन सामने आ जाता है तो आप हर कुछ फार्मूला लगा के और हर कुछ ही आंसर ले आते हैं, वो समस्या आपको 101% आज दूर होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक है 2D। अब 2D होता क्या है दोस्तों? 2D मतलब कि कुल मिला के 2D से मतलब, इस D से मतलब क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब इकाइयाँ के भैया क्वेश्चन में जो आपको जो भी डायग्राम आपको मिला है वो किस टाइप का है, 2D या 3D। 2D से मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या क्या आ जाता है आपका? त्रिभुज आ जाता है, चतुर्भुज आ जाता है, ठीक है, सारे चतुर्भुज 2D के अंदर आते हैं। और क्या आता है आपका? सर्कल मतलब वृत्त आ जाता है। कुल मिला के क्या क्या आ गया? त्रिभुज आ गया, ठीक है, चतुर्भुज आ गया, और क्या आ गया? वृत्त आ गया। ये किस में आते हैं दोस्तों? 2D में आते हैं। अब मैं यदि आपकी बात करूं, मैं आपको यदि बात करूं कि 2D के बाद में भैया अब 3D भी तो आएगी, तो 3D भी दोस्तों यदि आपने 2D तरीके से पढ़ ली तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कभी भी आपको 3D में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। अपना प्रॉब्लम क्या रहती है कि आप लोग 2D अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 3D पे चले जाते हैं। तो 3D के आपको सवाल फॉर्मूला रटना पड़ते हैं। फॉर्मूला रटोगे तो दोस्तों सवाल एग्जामिनर तो सवाल ही उलझा के देता है। तो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा तो फिर सवाल तो आप छोड़ो, क्योंकि जब आप फॉर्मूला ही रट के लाए हो तो यदि सवाल में थोड़ा सा भी हेराफेरी कर दी, इकाइयों की हेराफेरी कर दी तो गए। तो देखो यदि अपन त्रिभुज से बात करें तो कौन सी 3D आकृति निकल के आती है? यदि हम त्रिभुज को पकड़ के इसे घुमा दे दोस्तों गोल गोल, तो आप मानोगे नहीं, आप किसको बना दोगे? शंकु बना दोगे। जैसे कि ये शंकु आपका ऐसा बनता है, क्लियर आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शंकु निकल के आ जाएगा। और यदि मैं इस चतुर्भुज को पकड़ के ऐसा गोल गोल घुमा देता हूँ, ऐसा गोल गोल घुमा देता हूँ, कैसा? ऐसा राउंड कर देता हूँ। आप लेना कोई सा भी प्लेट वगैरह कुछ भी लेना, और जो चतुर्भुज के आकार के ऐसे बनाओगे ना, तो आपको क्या बन के निकल के आएगा? यहाँ पे ऐसे करके बेलन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के जाएगा दोस्तों? बेलन निकल के आ जाएगा। और वृत्त से क्या? वृत्त को ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो घुमा के देख लेना, गोला बन के निकल आया है। क्या बन जाता है? गोला बन जाता है। तो कुल मिला के यदि आपने 2D अच्छे से पढ़ ली तो आपको 3D बनाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 2D की। अब 2 इकाइयों से मतलब क्या? जैसे कि अब मैं इसमें बात करूँ तो इसमें भी क्या रहेगी? लंबाई चौड़ाई। चतुर्भुज में भी क्या रहेगी? सॉरी, इसमें रहेगी आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई, आधार मतलब वो कुल मिला के लंबाई नीचे वाली और ऊंचाई, तो इसमें भी 2 डायमेंशन रहते हैं। चतुर्भुज की बात करूँ तो इसमें भी लंबाई इंटू चौड़ाई। और यदि मैं वृत्त की बात करूँ तो इसमें रेडियस के थ्रू रहता है। कितनी रेडियस रहती है? कितनी रेडियस रहती है? रहती तो बहुत सारी है, पर जो व्यास रहता है, व्यास के अंदर आपके 2 रेडियस इंक्लूड रहती है, जिसके कारण ही इसको 2D में आपने शामिल किया गया है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉरी दोस्तों 2D वाला टॉपिक। तो पूरा बेसिक से सीखेंगे। आप एक एक बात को अच्छे से गौर से देखना, समझना, 101% आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो 2D में आते हैं अपन सबसे पहले त्रिभुज पे। तो त्रिभुज होता क्या है दोस्तों? आपसे यदि कोई किसी ने पूछा कि भाई बता त्रिभुज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि यार सूझ नहीं पड़ेगी, पहली बात, पहले समझ में ही नहीं आएगा पहले तो कि बताना क्या है। तो क्या बताओगे कि 3 भुजाओं से बंद आकृति कैसे होनी चाहिए? ये नहीं कि 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलोगे आप? त्रिभुज। तो पहली तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई त्रिभुज किसको बोलेंगे। सीखने का सिद्धांत ये है कि आप जिस भी चीज़ को सीख रहे हो, ये वाला एकदम मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों, अपन क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। तो सीखने का सिद्धांत क्या बोलता है? आप जिस किसी भी चीज़ को सीख रहे हो उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट अपना आपको एकदम बांध के रखना है, मैथ्स बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। त्रिभुज मतलब कितनी भुजाओं से बंद आकृति? एक भुजा ये हो गई, 2 हो गई और ये 3, तीनों भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को क्या बोलोगे दोस्तों? त्रिभुज। त्रिभुज में कितने एंगल? एंगल भी कितने होंगे? 3 भुजाएं तो तीनों एंगल भी होते हैं, ठीक है।
अब यदि मैं बात करूं कि जो कि एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन की बात करूं तो भैया त्रिभुज में क्या पूछा था, एक एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया था कि भैया निम्न में से कौन सी आइडेंटिटी त्रिभुज को फॉलो करती है। मतलब उसने क्या दिया था कि a प्लस बी बड़ा है c से, दूसरा क्या बोल दिया a प्लस बी, ऐसा दे दिया था। तीसरा क्या बोल दिया था a प्लस बी बराबर c के। चौथा क्या दे दिया था a प्लस बी बड़ा बराबर सी के। ठीक है, अब उसने पूछा था निम्न में से कौन सी आइडेंटिटी त्रिभुज की है। तो आपको ये याद रखना है कि तीनों भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है, लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन आपको ये बोलती है कि दो भुजाओं का योग, कि नहीं, दो भुजाओं का योग। कितनी भुजाओं का योग दोस्तों, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। बड़ा या आप बोल सकते हैं अधिक, जरूरी नहीं है मैंने बड़ा लिख दिया तो बड़ा का मतलब वो वाला बड़ा गिनती में काउंट में, गिनती में भी बड़ा मतलब कि योग करने के बाद, मतलब कुल मिला के यदि आपको देखो 3, 4 और 5, आपको ये चेक करना है ये भुजा है कि नहीं। तो ये आइडेंटिटी है जो कि फिक्स है। ए बी सी के मान कैसे हैं, चर पद है, कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने ए बी सी की जगह ये ले लिया ए बी सी। अब आइडेंटिटी देखो, इनमें से अपन यदि फॉलो करवा के देखें तो आपको कौन सी आइडेंटिटी, ये वाला जो पूरा दे रहे हैं, ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरा कर रही है। तो बताइए इनमें से यदि मैंने पहले उठाई तो 3 और 4 कितना होता है 7, 4 और 3 कितना होता है सॉरी ये होता है 7, और ये 7 5 से बड़ा है कि नहीं है, तो ये भी क्लियर हो रहा है। 4 और 5 कितना है 9, और ये 9 इस 3 से बड़ा है कि नहीं है, मतलब 2 का योग तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए। अब मैंने ले लिया 3 और 5, ये अकेली बची, ये किससे 4 से बड़ा है कि नहीं है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी आपकी एकदम सही है, जो कि रेलवे की एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। अगले किसी भी एग्जाम्स में ये लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको नॉर्मली क्या कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, कॉन्सेप्ट से ही पूछता है। आप मान लो बहुत सारा आपने 100-125 सवाल लगा लिए त्रिभुज के, पर मान लो आप आइडेंटिटी ही नहीं मालूम है, अब वो उसमें सरल सा पेपर आया, आइडेंटिटी ही नहीं मालूम है, तो उसमें एग्जामिनर क्या बोलेगा, आप जाके बोलो भैया बहुत टफ पेपर आया था। टफ नहीं आया था, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया था, तो आप फेल हो गए थे वहाँ पे। अब नहीं होगे दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब जाके क्या बनती है, आपका त्रिभुज का निर्माण होता है। तो कुल मिला के यही नहीं, ये वाली आइडेंटिटी और किस किस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है, और आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बी प्लस सी और ए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, मतलब ये तीनों एक ही है कुल मिला के। और क्या देखने को मिल सकता है, ए प्लस सी बड़ा किससे होगा, बी से। क्लियर है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इस वाले सेंटेंस के थ्रू, तो ये वाला आपको याद रखना है। तो ये हो गया बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगली बात पे अपन गौर फरमाते हैं कि भाई अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई त्रिभुज की बनने वाली बात कि त्रिभुज बनता कैसे है। इस पे से एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ लिया गया था, उस पर अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भैया त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है भुजा में क्या, समबाहु, कौन सा बाहु, समबाहु, और दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु, दूसरा क्या हो गया, समद्विबाहु, और तीसरा क्या हो गया, विषमबाहु। ठीक है दोस्तों। तो अब आपको मालूम क्या होना चाहिए कि भैया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया। अब समबाहु का मतलब क्या, समबाहु का मतलब ये है, आपको इसी सेंटेंस से आपको मालूम होना चाहिए, सम बोला है, समबाहु, सम भुजा अपनी कितनी है, 2 भुजाएं, और दोनों कैसी है, समान, तो अपन समबाहु इंसान है, मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो चलेगा, पर यहाँ पे समबाहु मतलब तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, एकदम बराबर होती है। जिसकी भुजा तीनों एकदम बराबर, वो कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज, अब समद्विबाहु में क्या होगा, एक भुजा अलग होगी और 2 भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यदि आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो इनकी परिभाषा है, मतलब कुल मिला के इनका ज्ञान होना चाहिए, और वो कि अपन नाम से ही स्पष्ट कर रहे हैं। समद्वि, हिंदी में द्वि 2 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इस द्वि मतलब किसको बोलते हैं, 2 को बोलते हैं। तो जिसकी 2 भुजा बराबर वो समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु किसको बोलेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं
अलग अलग होगी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि हम अब इन्हीं के बारे में डीप में थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो अपने को इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। एक और होता है दोस्तों क्या कि एंगल के हिसाब से, क्योंकि भैया भुजा है तो अभी आपने बताया था स्टार्टिंग में यदि भुजा है तो एंगल भी होंगे। अब एंगल है तो एंगल के हिसाब से कितने टाइप से के बोल देता है, तो एंगल के हिसाब से वो बोल देता है क्या, एक तो अधिक कोण त्रिभुज, कौन सा, अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। मतलब ऐसा कोई सा यदि आपको त्रिभुज मिल जाए जिसका थीटा 90 से बड़ा है, किससे बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरे अपन बात कर लेते हैं इसी के अंदर, दूसरा क्या जाता है, न्यून कोण। अब न्यून कोण मतलब जो 90 से, जिसका थीटा 90 से कम, तो इसको यहाँ पे डायग्राम समझ लो, ऐसा कोई सा आ गया जिसका थीटा 90 से कम, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कुल मिला के थीटा किससे कम हो जाएगा, एक कोण कोई सा भी 90 से कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, जो थीटा है वो 90 से कम हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब एक और होता है दोस्तों क्या, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा, इसका थीटा जो है वो 90 के बराबर होता है। मतलब इसका तीनों कोणों में से कोई सा भी एक कोण यदि 90 के बराबर है, कोई सा भी एक कोण यदि 90 के बराबर है तो उसको बोलोगे आप समकोण त्रिभुज। न्यून कोण किसको बोलोगे, यदि कोई सा भी एक एंगल 90 से कम है तो क्या हो जाएगा, वो न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण किसको बोल देंगे, जिसका थीटा जो है वो 90 से बड़ा होगा, उसको क्या बोल दोगे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज बोल देंगे। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में डिटेल में, जो कि यहाँ से फॉर्मूला निकल के आते हैं बहुत सारे, और इन्हीं से क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट इनके अंगों के बारे में पूरी जानकारी है तो देखो, अंगों से हटके कोई सी चीज़ हवा में तो कोई कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आ रही बात समझ में। पूछेगा तो इनके अंतर्गत ही पूछेगा। ठीक है, आइए इनके बारे में डिटेल जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले अपन ने समबाहु त्रिभुज लिखा था दोस्तों, तो आइए हम समबाहु त्रिभुज के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज होता क्या है, अभी अपन ने देखा समबाहु त्रिभुज मने जिसकी तीनों भुजाएं कैसी है, बराबर। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे एंगल, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये आइडेंटिटी किसकी हो गई, आपकी समबाहु त्रिभुज की। स्वाभाविक है जब तीन भुजाएं बराबर होगी तो इसके तीनों एंगल भी, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी आपको मिलेगा। तो कभी कभी एग्जाम में यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन सी आइडेंटिटी समबाहु त्रिभुज की है, तो ये दोनों आइडेंटिटी समबाहु त्रिभुज की आपको मिलेगी। ठीक है, डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। अब आगे हम चर्चा करें कि भैया ये समबाहु त्रिभुज का इतना तो हो गया, आप समबाहु त्रिभुज में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बन के आता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसको हमने पहले इसलिए उठाया है कि ये आगे यदि आपको क्लियर होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी बड़ा यही है, और ये यदि आपको स्टार्टिंग में क्लियर हो जाता है मतलब कि आपका त्रिभुज आधा खत्म हो जाता है, पूरा मतलब कुल मिला के 50% पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या, ये त्रिभुज है ए बी सी। इसका यदि आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे भुजा का स्क्वायर से इसका तात्पर्य क्या है, ए मतलब ये वाली भुजाएं जो आपको गिवन रहती है। अब ये आई कैसे, वो अपन जान लेते हैं कि यहाँ पे आप जब कभी भी आपको यदि फाइंड आउट करना है किसका, त्रिभुज का, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो आप यहाँ से क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जब आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन की तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, या आप क्या बोल देते हो हिंदी में, क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, यहाँ पे ए डी क्या हो गया, ए डी, और ये क्या हो जाएगी, ए मतलब ये पूरी थी कितनी, ए। यदि ये लंब है और समबाहु त्रिभुज में यदि आप लंब डाला, लंब का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे यहाँ पे ऐसे लंब डाल दिया। अब ये लंब को आप दर्शाते कैसे हैं, तो यदि आप गणितीय भाषा में बोलें तो जो ये एडी है वो एडी लंब किस पर है, बीसी पर है। एडी लंब किस पर है, बीसी पर है। इसको आपको ऐसे कहीं पर देखने को मिलेगा। तो जहाँ कहीं कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर के यहाँ पे
ये त्रिभुज नहीं बनाते हुए, ना देते हुए आपको क्या दे देता है, लैंग्वेज दे देता है। तो लैंग्वेज ऐसे देता है, उसका तात्पर्य ये है कि आपको ऐसा ड्रॉ करना है। तो ये लंब है, मतलब कि लंब का तात्पर्य होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ पे कौन सा त्रिभुज होता है। अपन यदि इस वाले त्रिभुज की बात करें तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का हो। तो जहाँ भी लंब डलता है, देखिए समकोण त्रिभुज में लंब, माध्य का हो गया, लंब हो गया, शीर्ष लंब हो गया, ये सभी चीज़ें एक ही होती है। कारण इसका ये है कि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका डिटेल वीडियो अपन एक पूरा अलग से बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर हैं, तो इनके बारे में अपन थोड़ा अलग से ही समझेंगे। उस पर अलग अलग ज्योमेट्री में अलग अलग प्रमेय भी बनी होंगी, उसे हम आसानी से मतलब अलग ही क्लियर करेंगे। यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो मैंने जब लंब डाला तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे ये भी समद्विभाजक भी इसी को बोलते हैं, लंब केंद्र भी उसी को बोलते हैं। मतलब जितना भी चीज़ें त्रिभुज में होती है वो सब यहाँ पे, जैसे कि इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे यदि मैं इसको बोलूँ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लंब बोल सकता हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोल सकता हूँ, समद्विभाजक बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, समद्विभाजक बोल सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या बोल सकता हूँ, माध्यिका बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, माध्यिका बोल सकता हूँ। चौथी चीज़, लंब समद्विभाजक बोल सकता हूँ, लंब समद्विभाजक बोल सकता हूँ। देखिए ये सब मैंने आपको इसलिए बताया है कि इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। यहाँ आप नाम सुन लें तो कम से कम आप परिचित तो रहेंगे कि हाँ ये चीज़ें अपन ने पहले सुन रखी है, क्योंकि इसके अंदर यही चीज़ ज्योमेट्री के अंदर आपको निकल के आने वाली है। तो यहाँ पे कुल मिला के अब अपन वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यहाँ पे जब अपन ने लंब डाल दिया तो ये लंब समद्विभाजक सब यही होता है। तो इस जो सामने वाली भुजा BC को ये कितने भागों में बांटती है दोस्तों, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे भी a/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन जैसे कि इसका फॉर्मूला ही क्रिएट करने वाले हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, अब हमने यहाँ पे त्रिभुज कौन सा उठा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज उठा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, ADC। तो त्रिभुज ADC में दिख रहा है, उसमें त्रिभुज ADC में यहाँ पे ये जो त्रिभुज ADC दिख रहा है ये आपको कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री का। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों ये वाली प्रमेय आपको हमेशा याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय, इसका उपयोग बहुत किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस प्रमेय के थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाल के ला सकते हैं। जैसे कि एक आपको तो मैं अभी यहाँ पे निकाल के बताने ही वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने लंब डाला तो दोनों भुजाएं अलग अलग हो गई। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे इस त्रिभुज को मैं अलग से ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो आपने यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ऐसे बनाया, ठीक है दोस्तों, कचरा हो जाएगा यार, ज़्यादा है। जैसे ये वाला त्रिभुज है तो इसमें कौन सा लंब, इसमें कौन सा विकर्ण हो जाएगा, आपका कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो कर्ण ये वाली चीज़ हो जाती है। कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है दोस्तों किसके सामने की भुजा, ये ले लीजिए, ठीक है, ADC, क्लियर है, ADC। कर्ण किसको बोलेंगे, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, इसके सामने की भुजा को आप क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। मतलब आपके पास में कर्ण क्या दिया हुआ है यहाँ पे, AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें इस त्रिभुज में यहाँ पे क्या है, a/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, DC का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो आधार। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन आधार बोलते हैं। जो कि बेस में रहता है तो उसको बोलते हैं आधार। और लंब मतलब कि जो कि जहाँ पे अपन ने 90 डिग्री का कोण बनाया था, जिसके थ्रू आधार और लंब के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको आप क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको आप बोलेंगे लंब बोलेंगे। अब यहाँ पे लंब कितना दिया है आपको, AD का स्क्वायर, क्लियर है। और लंब की यहाँ पे हाइट आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो आप इसको क्या मान लोगे दोस्तों, आपने मान लिया h, क्योंकि हाइट, ये हाइट ही है एक प्रकार की, तो इसको मान लिया अपन ने h। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे निकल के आता है।
यहाँ चले अपन AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब AC आपको कितना गिवन था, A। AC का मान कितना था, A, तो A का स्क्वायर हो गया। DC का मान कितना था, A/2 का स्क्वायर, और AD का मान कितना था, H का स्क्वायर, जो कि अपने को नहीं मालूम था। देखिए दोस्तों, यदि आप ध्यान से यहाँ पे समझेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये वाला टाइम यदि आपने आपका समय यहाँ पे लगाया है और अच्छे से समझा है तो लाइफ में कभी भी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। और यदि आपने समय नहीं दिया है, आप नहीं समझे हैं, तो फिर वापस ठोकर खाओगे, फिर वापस गलत करोगे, फिर बोलोगे यार कोई पढ़ा देता अच्छा सा तो याद हो जाता। तो जहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, गेन कर रहा है, आप उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नहीं आए 2-3 बार और समझिए, क्योंकि ये वे चीज़ें हैं जो कि आपको, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, CGL, CHSL की, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए तो इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाता है, A का स्क्वायर, यहाँ पे A/A² 4 हो जाता है, और ये H स्क्वायर। अपन इसको इधर कन्वर्ट कर देते हैं, तो A यहाँ पे ले लेते हैं, मैं इधर H स्क्वायर कर देता हूँ, इधर H स्क्वायर ले आया मैं, तो यदि यहीं पे कर लेते हैं, ये H स्क्वायर हो गया, इसको मैंने उठा के इधर ले आया तो ये घट जाएगा, इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे नीचे कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे। चलिए इसको अपन थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ कर लेता हूँ इसको मैं, इसको क्लीन, अरे इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या आ गया था, यहाँ पे मेरे पास में A² माइनस A²/4 बराबर H स्क्वायर। क्लियर है, दिख रहा है। यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्व करता हूँ तो स्क्वायर हटा देता हूँ, यहाँ पे हो गया A² माइनस A²/4, ये रूट इधर चढ़ जाएगा। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं, एलसीएम। ये आपको नॉर्मल चीज़ें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 4A² माइनस A²/4 हो जाएगा, तो आपके पास में रूट, ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप देख लीजिए 3A² आ जाएगा बाई 4, और H का मान कितना जाएगा, यहाँ से अपन बाहर ले लेंगे, किस किस को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे A² है तो A बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो इसका 2 बाहर हो जाएगा, और √3 आपका अंदर रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट से आपके निकल के आ गई क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्या निकल के आ गई दोस्तों आपके पास में, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, बराबर √3A/2। ये क्या होती है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आखिरकार होती क्या है, √3A/2। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आखिरकार होती क्या है, √3A/2 होती है। अब अपन अगली बात करते हैं, यहाँ पे आ गया ये। अब इससे ये हाइट निकाल के ले आए, ये आपको ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, √A/2 या √3/2A। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि यार वो वाला जो फॉर्मूला कैसे निकल के आया था। यहाँ पे इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल क्या बोलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे 1/2 आधार कितना दे दिया है दोस्तों आपको, A आधार कितना दिया है, A आपको आधार दिया है, इंटू ऊंचाई कितनी दी है। अभी ये ऊंचाई मालूम नहीं थी, जो कि हम निकाल के लेके आए हैं। ऊंचाई क्या निकाल के लेके आए थे दोस्तों, √3/2A निकाल के आए थे। तो यहाँ पे हमने इस ऊंचाई का मान रख दिया। यदि हम इस ऊंचाई का मान यहाँ पे रख देते हैं तो आपके पास में फॉर्मूला निकल के आ जाता है। A इंटू A करेंगे तो A² आ जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपने सबसे स्टार्टिंग में अपन ने देखा था √3/4A², ये क्या था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकल के आ गया है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने जो अभी बात की वो हमने बात की थी, मेन जो इम्पोर्टेंट थी वो हाइट के लिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, निकल के आते हैं। इसीलिए मैंने आपको पूरा क्लियर किया कि भैया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आखिरकार होती क्या है।
हम यहाँ पे जान लेते हैं। हमने जाना कैसे निकाल के लाए, हमने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालने के बाद में पाइथागोरस लगाई और पाइथागोरस लगाने के बाद में हम निकाल के क्या लाए थे, √3/2a निकाल के लाए थे। और यहाँ पे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई में उसका मान रख दिया, तो आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है।